नमस्कार जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एजुकेशन पे। दोस्तों इस वीडियो में हम सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप सीटेट एग्जाम, केबीएस, रीट, हरियाणा टेट या फिर किसी भी राज्य से संबंधित टीईटी एग्जाम में हिस्सा ले रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिए हुए हैं। दोस्तों यदि आप देखिए इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों साथ में आपको कमेंट करते चलना है, क्योंकि यहां पर आज का एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए हम सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पहला ही प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरूर कमेंट जरूर करते रहिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि जो स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण है, कह रहा है किसका मापन करता है? व्यक्तित्व का मापन करता है, बुद्धि का मापन करता है, पढ़ने की दक्षता का मापन करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहां पर ऑप्शन दूसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण, जिसको हम प्रथम बुद्धि परीक्षण के नाम से भी जानते हैं, किसका मापन करता है? तो बुद्धि का मापन करता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रथम बुद्धि परीक्षण से कुछ महत्वपूर्ण यहां पर पॉइंट बनते हैं, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो यहां पर देखिए इसके साथ साथ में वो पॉइंट भी हम यहां पर समझ लेते हैं। देखिए जो प्रथम बुद्धि परीक्षण है, विनय के द्वारा 1905 में इस परीक्षण का निर्माण किया गया था। और देखिए जो परीक्षण है वो 3 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए इस परीक्षण का निर्माण किया गया था। इसके अलावा देखिए इस परीक्षण में, प्रथम बुद्धि परीक्षण में कुल 30 पद रखे गए थे, जो सरलता से कठिनता के और इसका क्रम रखा हुआ था। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस जानकारी को आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। देखिए जो प्रथम बुद्धि परीक्षण है, इसका निर्माण विनय के द्वारा किया गया था, 1905 ईस्वी में किया गया था। 3 से 16 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए किया गया था, और इसमें सरलता से कठिनता के क्रम में 30 पदों का इस परीक्षण में प्रयोग किया गया था। देखिए इतने पॉइंट आप प्रथम बुद्धि परीक्षण से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी क्रम में हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। कह रहा है कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली होगी? कह रहा है कि जो जेंडर रूढ़िवादिता है उसको कम करने के लिए किस विधि को अपनाना पड़ेगा हमें? सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन सी विधि रहेगी? तो यहां पर बिल्कुल देखिए कमेंट करते चलिएगा, इसका सही आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो देखिए यहां पर कह रहा है, पहला ऑप्शन दिया गया है, कह रहा है कि जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। दूसरा कह रहा है कि जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, या फिर जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, या फिर जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो देखिए यहां पर पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता की भूमिका को कम करने के लिए हम किस पद्धति को अपनाएंगे, या कौन सी पद्धति सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहेगी। तो देखिए जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना यहां पर सही आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो जेंडर रूढ़िवादिता है, आपसे पूछ सकता है, देखिए होता क्या है, इसको आप समझिएगा। देखिए किसी लिंग विशेष के प्रति जेंडर रूढ़िवादिता को समझना है आपको कि देखिए होता क्या है। तो देखिए किसी लिंग विशेष के प्रति क्या है, एक प्रकार की धारणा बना लेना। मान लीजिए हम, देखिए आपने सुना होगा कई बार, कुछ बच्चे देखिए बोलते हुए आपने सुने होंगे, आपके फ्रेंड वगैरह भी कभी कभी बोलते होंगे कि देखिए जो लड़कियां होती हैं उनमें दिमाग कम होता है। इस प्रकार के बात आपने सुने होंगे। आपने सुना होगा कि जो लड़कियां होती हैं वो क्या होती हैं, गणित में कमजोर होती हैं। सुना है इस प्रकार के बात। और भी आपने देखिए कुछ सुने होंगे कि जो लड़के होते हैं वो भाई घरेलू काम नहीं कर सकते, वो तो सिर्फ क्या है लेडीज ही करेंगी। तो देखिए किसी लिंग विशेष के प्रति क्या है, एक प्रकार की धारणा बना लेना क्या कहलाता है, जेंडर रूढ़िवादिता कहलाता है। तो कह रहा है कि इसको कम करने के लिए बच्चों में, कि बच्चे इस प्रकार की सोच ना रखें, ठीक है, इसको कम करने के लिए कौन सी पद्धति प्रभावशाली रहेगी, हमको कौन सी पद्धति को अपनाना पड़ेगा। तो देखिए जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, उनको बताना पड़ेगा कि बच्चे ऐसा नहीं होता है। देखिए वो चाहे लड़की हो वो चाहे लड़का हो, उनमें क्या है समानता होती है। देखिए ना तो उनमें दिमाग कम होता है, ना बच्ची जो लड़कियां होती हैं वो क्या होती हैं गणित में ना कमजोर होती हैं, वो जो लड़के होते हैं वो भी क्या है घरेलू काम कर सकते हैं। तो देखिए किसी भी लिंग के प्रति उस धारणा को क्या है तोड़ना है, जो एक धारणा बनी हुई है कि बच्चियां क्या है या फिर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। तो ये क्या कहलाता है, जेंडर रूढ़िवादिता कहलाती है। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? कह रहा है कि जेबी बॉस्टन के द्वारा, लेव वाइगोस्की के द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा, या फिर लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। देखिए कुछ मैंने प्रीवियस ईयर के भी यहां पर प्रश्न रखे हुए हैं। दोस्तों एक बात आप सोचिएगा कि देखिए जैसे जो सीटेट है, जब इतने सारे प्रैक्टिस सेट, इतने सारे पेपर बनाएगा वो, तो क्या कोई अलग प्रश्न रखेगा क्या? अरे भाई यही प्रश्न आने वाले हैं सब। तो बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिएगा अपने दोस्तों में। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं पहले, फिर इसके बाद में देखिए बिल्कुल विधिवत तरीके से हम यहां पर सभी चीजों को समझेंगे। तो देखिए कह रहा है कि कौन सा यहां पर मनोवैज्ञानिक ऐसा है जो बच्चों के ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन को सामाजिक सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है उसने। तो यहां पर देखिए ऑप्शन दूसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, वाइगोस्की से संबंधित प्रश्न आप कभी भी गलत नहीं करेंगे इस ट्रिक को सुनते ही। तो देखिए यहां पर कह रहा है जो वाइगोस्की है उनके द्वारा कहा गया है कि जो बच्चे होते हैं वो समाज के द्वारा सीखते हैं, समाज के साथ में अंतः क्रिया के माध्यम से सीखते हैं। किसके द्वारा? समाज से अंतः क्रिया कर कर सीखते हैं। जो उसका परिवार होता है उसमें बच्चा रहता है, तो सभी चीजों को किसके द्वारा सीखता है? बच्चा समाज के द्वारा सीखता है। यह कहा गया है लेव वाइगोस्की के द्वारा। तो देखिए यही इसकी ट्रिक है कि जहां पर भी आपको सामाजिक सांस्कृतिक इस प्रकार के शब्द देखने को मिले तो आंख मूंद करके आप क्या है लेव वाइगोस्की लगा दीजिएगा, बिल्कुल आपका प्रश्न सही हो जाएगा। जेबी बॉस्टन की बात करते हैं तो देखिए व्यवहारवाद संप्रदाय की यदि आपसे पूछता है कि स्थापना किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा की गई है, तो जेबी बॉस्टन को इसका श्रेय जाता है। उनके द्वारा व्यवहारवादी संप्रदाय की नींव रखी गई थी। जीन पियाजे की बात करते हैं तो देखिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। इनके द्वारा बाल विकास की चार अवस्थाएं बताई गई हैं। कहा गया है कि जो बालक का विकास होता है वो इन चार अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, जब दूसरी अवस्था है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और जो चौथी अवस्था बताई गई है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। लॉरेंस कोहलबर्ग की बात करते हैं तो देखिए नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है। और इनके द्वारा जो कथा पर जो चर्चा की गई थी वो हिंज की कथा प्रचलित है। क्या है? हिंज की कथा। देखिए सीटेट में पूछा गया प्रश्न है कि हिंज की कथा किसके द्वारा बताई गई थी। तो देखिए हिंज की जो कहानी है वो बच्चों को लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा कही गई थी। तो यह भी आपको याद रखना है। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न, चलिए एक और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी कह रहा है कि देखिए जिज्ञासा पहेली को करते समय 5 वर्ष की एक बच्ची है नजमा, वो स्वयं से क्या करती है? स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहां है? नहीं, यह बाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता क्या है पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह से संबोधित करते हैं आपको बताना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए जब भी बच्चे क्या करते हैं स्वयं से बातें करते हुए, खुद से बातें करते हुए किसी तर्क पर पहुंचते हैं या किसी तर्क का निर्धारण करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। तो यहां पर देखिए पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए जो व्यक्तिगत वार्ता है पूछता है कि आपके किसके द्वारा ये शब्द दिए गए, तो देखिए वाइगोस्की के द्वारा 2 शब्द दिए गए हैं। एक तो है पाड़ या ढांचा जिसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, इसके अलावा जो दूसरा है वो है व्यक्तिगत वार्ता। तो देखिए जब बच्चे क्या है खुद से बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। जैसे देखिए यहां पर जो नजमा है 5 वर्ष की नजमा कहती है कि देखिए नीला टुकड़ा कहां है? नहीं, यह बाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे क्या है उसका जूता पूरा बन जाएगा। तो देखिए यहां पर वो क्या है तर्क निर्धारित कर रही है। ठीक है, तर्क यहां पर निकाल रही है कि देखिए जो नीला टुकड़ा है उससे क्या है जूता उसका पूरा बन जाएगा। तो वो क्या है खुद से ये बातें बोल रही है, स्वयं से बातें कर रही है। तो देखिए स्वयं से जब कोई बच्चा बातें करते हुए तर्क का निर्धारण करता है तो इसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। पाड़ या ढांचा की बात करते हैं तो देखिए पाड़ या ढांचा का जो असली मायने में जो अर्थ है वो समझिएगा। पाड़ या ढांचे का आपने कभी मकान को देखिए, कभी आपने दीवार उठते देखा है, मकान उठते देखा है? उसके बाहर देखा होगा आपने कि जो बांस होता है, बांस को क्या है जाली के रूप में लगा देते हैं।
तो देखिए जो पाड़ या ढांचा है इसका सही मायने में अर्थ है सहयोग प्रदान करना। क्या है? सहयोग प्रदान करना। इस शब्द को आप रट लीजिएगा, आप कभी भी पाड़ या ढांचे से प्रश्न गलत नहीं करेंगे। तो देखिए जिस पाड़ का निर्माण किया जाता है उस मकान के लिए, तो उसका जो मूल उद्देश्य होता है वो दीवार को या फिर देखिए जो कार है, जो भी मकान को उठाने के लिए, मकान को बनाने के लिए जो कार्य है उसमें क्या है, सहायता देने के लिए उस पाड़ का निर्माण किया जाता है। तो देखिए पाड़ क्या होता है कि छात्रों क्या है, वयस्क, मान लीजिए कोई वयस्क व्यक्ति है उसके द्वारा देखिए टेम्परेरी एक अस्थायी सहायता प्रदान करना क्या कहलाता है, पाड़ या ढांचा कहलाता है। तो इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि बताना है कि कौन सी अवस्था होगी। कह रहा है कि जन्म पूर्व अवधि, मध्य बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो यहां पर देखिए ऑप्शन तीसरा यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि भाषा के देखिए प्राप्त करने के लिए, भाषा को सीखने के लिए और उसके विकास के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील कौन सी अवस्था होती है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, जिसको 3 से 6 वर्ष की अवधि रखा गई है इसकी। ठीक है, 3 से 6 वर्ष की अवधि को क्या बोलते हैं, पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिल्कुल देखिए कमेंट करते चल रहा है दोस्तों। कह रहा है कि अधगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। कह रहा है कि गेट्स व अन्य के द्वारा, स्किनर के द्वारा, मॉर्गन और मिलीलैंड के द्वारा या फिर क्रॉनबेक के द्वारा। तो यहां पर पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। जो देखिए अधगम होता है वो किसके द्वारा, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है, अधगम कहलाता है। और यह परिभाषा किसके द्वारा, तो गेट्स के द्वारा दी गई है। तो यहां पर पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कह रहा है कि बच्चों को अधगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार व दंड देने का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। कह रहा है कि बच्चे की क्या होती है, बाह्य अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा कम हो जाती है। यह बच्चों के प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, या फिर अधगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि और क्या हो जाती है, इससे जिज्ञासा कम हो जाती है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि देखिए जब क्या है अधगम में क्या है, बच्चों को आप लगातार पुरस्कार या फिर उसको दंड देंगे तो इससे क्या होता है, उसकी जो रुचि है अधगम के प्रति या फिर जो उसके दिमाग में देखिए जिज्ञासा होती है, क्यों और कैसे के प्रश्न ज्यादा बच्चे करते हैं, तो इस प्रकार की जो जिज्ञासा है और रुचि क्या हो जाती है, बच्चों से खत्म हो जाती है। तो यहां पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए यहां पर कुछ कथन दिए गए हैं, तो आपको कथन को देखना है। तो यहां पर देखिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधगम को क्या करेंगी, बढ़ावा देंगी। तो देखिए यहां पर कह रहा है कि शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधगम वातावरण या फिर समग्र या सतत मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो देखिए पहला कह रहा है कि शारीरिक दंड, तो सार्थक अधगम के लिए शारीरिक दंड आवश्यक नहीं है। तो ठीक है, यहां पर पहला ऑप्शन कथन जो दिया गया है वो गलत हो जाएगा। दूसरे की बात कर रहा है सहयोगात्मक अधगम के द्वारा ज्यादा अच्छे तरह, देखिए जो बच्चा होता है वो सहयोगात्मक अधगम से क्या है, ज्यादा अच्छे तरीके से यदि वातावरण उसको उपलब्ध कराएंगे आप तो ज्यादा अच्छे तरीके से सीख सकेगा। तो यहां पर जो दूसरा है वो सही हो जाएगा, और जो तीसरा है समग्र और उसका व्यापक मूल्यांकन करना चाहिए, तो यह भी सही हो जाएगा। तो देखिए जिस भी कथन में क्या है, दूसरा और तीसरा सही होगा, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर तीसरे में दिया गया है दूसरा और तीसरा, तो तीसरे के साथ में राइट ऑप्शन चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि देखिए गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है। कह रहा है कि सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि, सामान्य बुद्धि या फिर आध्यात्मिक बुद्धि। तो यहां पर देखिए ऑप्शन दूसरा यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डैनियल गोलमैन के द्वारा कौन सी बुद्धि दी गई है, तो संवेगात्मक बुद्धि डैनियल गोलमैन के द्वारा दी गई है। देखिए संवेगात्मक बुद्धि होती क्या है, पहले तो यह समझिएगा। देखिए अपनी या दूसरों की भावनाओं को पहचान करने की क्षमता संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। यह किसने कहा है, गोलमैन के द्वारा कहा गया। ठीक है, तो यहां पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अधगम के पठार का कारण नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि प्रेरणा की सीमा, शारीरिक सीमा, विद्यालय का असहयोग या फिर ज्ञान की सीमा। तो यहां पर देखिए ऑप्शन तीसरा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। जो देखिए पठार है
वो किसकी कमी के कारण नहीं होता है? तो विद्यालय के असहयोग के कारण नहीं होता है। तो यहां पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि संवेग और संज्ञान एक दूसरे से क्या है? तो आपको खाली स्थान पर भरना है, कमेंट करते रहिएगा, बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि पूर्णता अलग है, सन्निहित है, स्वतंत्र है या फिर संबंधित नहीं है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन दूसरा राइट आंसर हो जाएगा कि जो संवेग है और संज्ञान एक दूसरे से क्या होते हैं? सन्निहित होते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कह रहा है कि अधगम पुनरुत्पादन और स्मरण करने की प्रक्रिया है, अधगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, अधगम अवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, या फिर अधगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो यहां पर ऑप्शन चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए यहां पर आज सभी प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं और थोड़ी कम प्रश्न लिए थे दोस्तों, बहुत लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। और दोस्तों यदि आप देखिए यहां पर एक चीज समझिएगा दोस्तों, बिल्कुल सभी प्रश्नों को यदि आपने ढंग से नहीं समझा है तो एक बार फिर से वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे और देखिए बहुत ज्यादा चांस रहेंगे आपके सीटेट एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाने के। तो चलिए फिर इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।